हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। कल हम अपनी पिछली क्लास में बात कर रहे थे मेवाड़ रियासत के शुरुआती राजाओं के बारे में और गुहिल वंश के शासकों की उत्पत्ति के बारे में कुछ जो मत थे विद्वानों के, उस पर हमने चर्चा की। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मेवाड़ के पहले प्रतापी शासक माने जाने वाले बप्पा रावल के बारे में। क्लियर? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे आज मेवाड़ रियासत के शासक बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में। एक शासक है, नाम है बप्पा रावल। दोस्तों, इस बप्पा रावल का दूसरा नाम मिलता है हमें कालभोज, को हम मूल नाम भी कह सकते हैं, बप्पा रावल या कालभोज। वैसे तो समय इतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि शुरुआती राजाओं का हमें समय याद नहीं रखना है। ठीक है, 734 से लेकर और 53 तक कालक्रम माना जाता है इसका, बप्पा रावल का। ठीक है भाई, अब बप्पा रावल के बारे में जो भी बातें हैं हम उन्हें लिखते हुए चले जाएंगे और यहाँ मैं उनको नोट करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए साथ, एक तो पहला प्रश्न बप्पा का नाम लेकर पूछेगा, इस बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो हम बताएंगे इसका मूल नाम हमें पता है क्या, कालभोज। ठीक है? दूसरा प्रश्न इसको टच करके क्या पूछेगा कि इसका गुरु कौन है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बप्पा रावल का गुरु कौन था, तो हम बताएंगे बप्पा रावल का गुरु है हारित ऋषि। कोई ऋषि है, साधु है और उसका नाम है हारित। ये इसका कौन है भाई? दोस्तों, ये जो ऋषि है एक संप्रदाय को मानता है, पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय आपने अक्सर कर देखा होगा, सब साधु जितने हमारे आसपास साधु दिखते हैं हमें, वो किसी ना किसी जरूर संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ये बाबा फॉलो कर रहा है किस संप्रदाय को? पाशुपात संप्रदाय को। इस संप्रदाय में भगवान शंकर की उपासना की जाएगी। ये नाम आपको सीधा सीधा दिख रहा है, पाशुपात, भगवान शंकर का नाम है। देखो, ये जो है इस संप्रदाय का अगर आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो हम इसका संस्थापक बताएंगे एक अन्य बाबा है, ऋषि लकुलिस। ऋषि लकुलिस, एक कोई अन्य साधु था उसका नाम लकुलिस है। वो इस संप्रदाय का कौन है भाई? संस्थापक है। संप्रदाय को मानता है कौन? हारित ऋषि। हारित ऋषि गुरु है किसका? बप्पा रावल बोल दो या कालभोज बोल दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है दोस्तों, ये अपने प्रारंभिक जीवन में ये व्यक्ति बाबा के संपर्क में आता है। बाबा इसको एक बहुत अच्छा और एक बहुत सिंपल सा काम देता है कि बेटा तू मेरी गाय चराया कर। बाबा के पास जो कुटिया बना रखी है बाबा ने, जो आश्रम बना रखा है, वहां पर उसके पास कईयों गाय हैं, है ना। गायों की संख्या नहीं देखनी है आपको, कहानियों की जरूरत है नहीं, पेपर में कोई जगह ही नहीं है कहानियों की। कहानी को केवल हल्का सा सुनना है और आगे बढ़ना है। कहानी में फैक्ट क्या है, मुद्दा ये है अपना। ठीक है, तो इस ऋषि के पास कई गायें थी, तो इसने सिंपल सा काम दे दिया अपने शिष्य को कि बेटा तू मेरी क्या चराना शुरू कर दे, गाय चराना शुरू कर दे। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बप्पा रावल प्रारंभिक अपने समय में क्या करता था। तो देखो, बप्पा अपने प्रारंभिक समय में, बप्पा रावल, वैसे काल भोज है ये प्रारंभिक समय में, है ना। अपन काल भोज लिख देंगे एक जगह, चलो काल भोज लिख देता हूं वरना आप फिर डाउट में आ जाओगे बाद में। देखो, काल भोज अपने प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक मतलब शुरुआती जो दौर है उसका,
अपने प्रारंभिक समय में किस ऋषि की गाय चराता है? हारित ऋषि। कालभोज ने अपने प्रारंभिक समय में हारित ऋषि की गाय चराने का काम किया। हारित ऋषि की क्या चराना? गाय चराने का कार्य किया। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा जाएगा बप्पा रावल के कौन है? तो हारित ऋषि है। अच्छा, ये बप्पा रावल गाय चराता है भाई, हारित ऋषि की गाय चराने का काम करता है। अब बाबा क्या है, इस प्रकार से याद रखना है, बप्पा के बारे में कहानियां किवदंतियां बहुत है ना। अब ये ऋषि क्या है, प्रसन्न हो जाएगा इसके कार्यों से, इसकी सेवाओं से, तो ये इसको एक नया नाम देता है। क्लियर? और एक देगा दायित्व, एक देगा सेवा का काम एक्स्ट्रा। देखो, बाबा ने प्रसन्न होकर किसको, इस कालभोज मित्रों दो उपाधियां दी। देखो, हारित ऋषि ने हारित ऋषि ने कालभोज को कितनी, दो उपाधियां दी। कितनी उपाधि दी? तो बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, ऐसा कैसा लिखना है आपको, है ना, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। देखो कितनी उपाधियां, दो उपाधि। देखो भाई, एक तो इसको उपाधि दी एक लिंग जी के दीवान की उपाधि। कौन सी उपाधि? एक लिंग जी के दीवान की उपाधि। क्लियर? देखो, एक लिंग जी के, वैसे एक लिंग नाथ जी है पूरा नाम, नाथ जी के दीवान की उपाधि। दीवान का मतलब यहां सेवक से है। अगर राजा का कोई दीवान पूछ ले तो वो प्रधानमंत्री हो गया राजा का, है ना। मंदिर में कोई प्रधानमंत्री थोड़ी होता है, तो मंदिर का तो सेवक है। एक लिंग जी के दीवान की इसको क्या दे दी, उपाधि, और एक इसको उपाधि दी रावल की उपाधि, रावल की उपाधि। ठीक है, बाबा प्रसन्न हो गया, साधु प्रसन्न हो गया और इसको उपाधियां दे दी, एक लिंग के दीवान की उपाधि और एक रावल की उपाधि। हमें इतिहास में ये मिलता है, जब ये व्यक्ति राजा बनेगा, एक कालभोज जब राजा बना, तो इस प्रजा को बाप की तरह पाला और इसके नाम के आगे लगा बाप्पा। जैसे अपन बोलते हैं गणपति बाप्पा, वो इसके नाम के आगे लग गया क्या, बप्पा, और ये मिलकर बन गया एक नाम, बप्पा रावल। जबकि इसकी उपाधि रावल की थी, ये नाम तो इसको इसके कार्यों से मिला है। यही बात समझ में, ये नाम तो इसको इससे कार्यों से मिला है। जैसे अगर कालभोज पहलवानी करता तो अपन लिख देते पहलवान कालभोज, पहलवान रावल, है या ना। ये इसके कार्यों से मिला है। आपने सुना नहीं अच्छे से, मैंने क्या कहा कि हिस्ट्री में हमें यह प्रमाण मिलता है कि इस व्यक्ति ने अपनी प्रजा का लालन पालन बहुत अच्छे से किया, बिल्कुल अपने पुत्र की तरह पाला, यानी कि स्वयं जनता का बाप बन के, प्रजा का बाप बन के। तो इस कारण इसके नाम के आगे लगा बाप्पा। और इसकी जो उपाधि है, ये जो ऋषि ने दी थी, वो कौन सी थी, रावल। ये दोनों मिलकर हो गए क्या, बप्पा रावल। इधर से ऋषि भी प्रसन्न है अपने शिष्य की सेवाओं से, इधर भी प्रसन्न है बाबा के उपहारों से, है या ना। कोई बात नहीं। अब दोस्तों, इस ऋषि का अंतिम समय आया और ऋषि अपने अंतिम समय में इस लोक से परलोक जाते जाते इस कालभोज को, या कह दो बप्पा रावल को, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे गया। और इसको आशीर्वाद में दिया चित्तौड़ का राज। क्या दिया? चित्तौड़ का राज। ये व्यक्ति चित्तौड़ का राजा बनेगा किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। अपन नोट डाउन कर दें इसको, अरे लिख दें। देखो, बप्पा रावल
बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से, ऐसा लिख देते हैं, बप्पा रावल को हरित ऋषि ने चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया। किस विजय का आशीर्वाद दे दिया इसको? चित्तौड़ विजय, कि बेटा एक दिन तू जरूर चित्तौड़ पर क्या प्राप्त करेगा? विजय प्राप्त करेगा। कहानियां ये भी मिलती हैं, इसको जंगल में कहीं छुपा हुआ खजाना भी बताया था बाबा हारित ऋषि ने। इसको बता दिया था अपने नजदीक बुला के कि बेटा कालभोज एक बड़े से डबलू के नीचे और खजाना है। इसने उस डबलू को ढूंढ लिया। कहानियां हैं, पर मत जाना कहाँ मिला इसको खजाना, कितने टन सोना था, नहीं नहीं नहीं, पेपर में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। केवल ये सुन लेना, एक गुप्त खजाना बताया था, इसने उस खजाने को निकाला और बाबा जैसे इसको बता के गया था कि चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देना या चित्तौड़ को अपने अंडर ले लेना, तो इसने वही काम किया और इसने दोस्तों चढ़ाई कर दी। कहां पर? चित्तौड़ में। चित्तौड़ का एक राजा है, देखो इसने, ये अपन देखते चित्तौड़ को, ठीक है, इसने चित्तौड़ पे हराया मान मौर्य को। अपन इसको कहीं कहीं मान मौर्य लिख देते, कहीं तो मान मौर्य है, ठीक है। तो मान मौर्य को इसने पराजित किया, मान मौर्य को पराजित कर दिया। कब पराजित किया दोस्तों? 734 में हरा दिया। किसने हराया भाई? बप्पा रावल ने हराया, बप्पा रावल ने। और दोस्तों बप्पा रावल ने यहां पर चित्तौड़ में पहुंचा दिया किस वंश को? गुहिल वंश को पहुंचा दिया भाई इसने चित्तौड़ में। क्लियर? अब आराम से चित्तौड़ पर बैठा है ये व्यक्ति, ठीक है। अब ये इसके कई निर्माण हमसे कि भाई ये क्या क्या करेगा, ठीक है। कई बार बप्पा की हमें राजधानी भी पूछ लेता है, तो राजधानी वही है पहली वाली, कौन सी? नागदा। भाई इसने जो अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई है वो किसको बनाया था? नागदा को ही बनाया। राजधानी क्या है? नागदा ही राजधानी इसकी रही है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके कुछ निर्माण और इसके द्वारा किए गए कार्य। कार्यों में हम स्पेशली देखेंगे कि बप्पा क्या करता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाता है, सोने के सिक्के। इसने मेवाड़ में सबसे पहले किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। और दोस्तों इस सिक्के का वेट बताया जाता है 115 ग्रेन, ग्राम नहीं है, ये अलग इकाई है, 115 ग्रेन है ये, ठीक है। और इस सिक्के पर अंकन बताया जाता है, अंकन। अंकन मतलब क्या इस पर उकेरा गया है, क्या छप रहा है। इस पर सूर्य की आकृति बताई जाती है अंकन में। क्या आकृति? क्योंकि भाई ये सूर्यवंशी है, रघुवंशी है, हिंदुआ सूरज है। क्लियर? और दोस्तों ये क्या करता है बप्पा? ये बप्पा एक कैलाशपुरी पढ़ता है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी पड़ता है अपना कहां पर? उदयपुर में। इस कैलाशपुरी में ये बप्पा एक मंदिर बनवाता है, एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग नाथ जी का मंदिर। इस मंदिर का इसने निर्माण करवाया था बप्पा ने, ठीक है। और इस मंदिर की दो विशेषताएं भाई, क्या विशेषताएं इसकी? एक तो ये राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है, सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। देखो राज्य में पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ, पीठ का मतलब मुख्य गद्दी है, ठीक है। एक विशेषता क्या है? राज्य का एकमात्र मंदिर है ये
राज्य का एकमात्र मंदिर माना जाता है। मंदिर जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग स्थित है, इसमें कैसा शिवलिंग स्थित है? चतुर्मुखी, यानी कि चारों दिशाओं में मुंह बन रहे हैं उसके। अपन ऐसे देखते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी मंदिर है पर में, तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चार मुंह हैं। तीन तो हमें दिख जाते हैं, एक नहीं दिखता पीछे वाला। जैसे अपना अशोक स्तंभ है, पे अपन को तीन शेर दिख जाते हैं, एक नहीं दिखता पीछे वाला। ऐसे ही राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसमें ऐसा शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें चारों दिशाओं में क्या बन रहे हैं? मुंह बन रहे हैं, चार मुंह। एकमात्र माना जाता है इसको, है ना, बड़े मंदिरों में। क्लियर? आगे बढ़े अपन। देखो दो चीजें बनवा रहा है, एक तो ये चलवा रहा है सोने के सिक्के, 115 ग्रेन उसका वेट है और उस पर सूर्य का अंकन है। दूसरा ये उदयपुर के कैलाशपुरी में एक मंदिर बनवा रहा है, एक लिंग जी का मंदिर। उसमें क्या विशेषता है उस मंदिर की? एक तो ये राजस्थान में प्रधान पीठ माना जाता है किस संप्रदाय की? पाशुपात संप्रदाय की। और दोस्तों एक राजस्थान का एकमात्र मंदिर माना जाता है जिसमें चार मुख वाला चतुर्मुखी क्या स्थित है? शिवलिंग उसमें मुख्य गर्भगृह में स्थापित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो क्या होता है, इससे कुछ उपाधियां प्राप्त हैं। दो हम सीधे सीधे यही देख लेंगे, बप्पा की उपाधियां। बप्पा रावल की उपाधियां देखना, कौन कौन सी उपाधियां इस व्यक्ति ने धारण किए। दो तीन उपाधियों को अपन यहां देख लेते। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है दोस्तों हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। अच्छा, वैसे मेवाड़ के सभी राजाओं को कहा जाता है हिंदुआ सूरज। अगर ये पूछते कि किस व्यक्ति ने इस टाइटल को सबसे पहले अपनाया है, तो ये बप्पा रावल है। ठीक है। एक इसको कहते हैं राजगुरु। क्या कहते हैं इसको? यानी कि अन्य राजा सब इसके चेले हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है गुरु। क्लियर? एक इसकी उपाधि है चकवे। कौन सी उपाधि है? चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला, यानी कि अपने साम्राज्य का चारों दिशाओं में क्या करने वाला? विस्तार करने वाला। देखो चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या मतलब हो गया? चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्लियर? एक दोस्तों इसका विशेष नाम है, उपाधि तो नहीं है, खैर नाम है। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है किस वंश का? गुहिल वंश का। को वास्तविक संस्थापक मानते गुहिल वंश का। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक किसे मान रहे हैं वास्तविक संस्थापक? बप्पा रावल को। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि केवल संस्थापक कौन है, तो बताओ गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? शिलादित्य कौन बोला भाई? हाँ, गुहिल वंश का संस्थापक। गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य। क्लियर? दोस्तों जैसे जिस प्रकार से मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रमाण मिलता है किसके नाम से? बप्पा रावल के नाम से। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाई? चांदी के सिक्के।
तो ये चांदी के सिक्के चलाए सबसे पहले मेवाड़ में गुहिलादित्य, या गुहिल लिख दो या गुहिलादित्य लिख दो। क्लियर? अच्छा, ये हमें प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? हमें क्या हुआ है, आगरा से 2000 सिक्के मिले हैं, आगरा से 2000 चांदी के सिक्के मिले भाई। चांदी के सिक्के कितने हजार मिले हैं? 2000, एक दो नहीं 2000। उन सिक्कों पर देखो क्या अंकन है, उन सिक्कों पर क्या अंकन है? श्री गुहिल लिख रहा है उन सिक्कों पर। क्या लिख रहा है? श्री गुहिल लिख रहा है। इस वजह से हम ये मानते हैं कि मेवाड़ में सबसे पहले अगर सोने के दिया जाए तो बप्पा रावल ने चलाई, अगर चांदी के सिक्के पूछ लिया जाए तो ये आदित्य ने चलाई हैं। हम इनको एक साथ ही लिख लेंगे, जब सोने के सिक्के लिखेंगे तभी लिख लेंगे किसके सिक्के? चांदी के सिक्के। क्लियर? उपाधियां हमने बप्पा की देखी। अब हम आगे बात करेंगे बप्पा की शिलालेखों के अकॉर्डिंग कि भाई किस किस लेख में इसको क्या कहा गया है ना। दो तीन फैक्ट यहां से बढ़िया अपन पकड़ लेंगे। क्लियर? बढ़े आगे अपन। अब इसको नोट डाउन करना शुरू कर दो फटाफट। ये पहले वाले को लिख लो, इसको तो एज इट इज लिख लो बिल्कुल सेम। कर लिया क्या नोट? चलें आगे, चलिए। अब देखिए साथियों, अब लिखते हैं हम इसे, जहां से नोट करना शुरू करते हैं ना। अब मैं बोल रहा हूं और आपको वही नोट करना है जो मैं बोल रहा हूँ ना। यहाँ मैं कुछ और लिख रहा हूँ आगे का, चलो लिखना। बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने बप्पा रावल ने हारित ऋषि आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित कर, 734 में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। आगे बढ़ें, देखिए। बप्पा रावल ने उदयपुर की, नागदा उदयपुर में पड़ता है ना, कैलाशपुरी। बप्पा रावल ने उदयपुर की कैलाशपुर, उदयपुर के कैलाशपुर में एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगली लाइन लिखिए स्टार लगा के। इस मंदिर को राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय की, इस मंदिर को राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ, प्रधान पीठ माना जाता है। प्रधान पीठ माना जाता है। अगली लाइन देखना। यह मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। अगली लाइन लिखिएगा। यह मंदिर
राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसमें जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग स्थित है। हाँ भाई, चतुर्मुखी शिवलिंग स्थित है। क्लियर। एक लाइन और लिखोगे आप। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के सोने के सिक्के बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के चलाई। पुस्तक में लिख देना वेट, यही सोने के सिक्के चलाई के पीछे वेट लिख दो 115 ग्राम। 115 ग्राम सोने के सिक्के चलाई तो 115 ग्राम। इन सिक्कों पर की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित है। एक स्टार और लगाइएगा नीचे, लिखना मेवाड़ में सर्वप्रथम चांदी एक गुहिल मेवाड़ में सर्वप्रथम चांदी गुहिल द्वारा चलाए गए मेवाड़ में सर्वप्रथम चांदी गुहिल द्वारा चलाए गए ये सिक्के हमें 1800 ये सिक्के 1809 में आगरा से प्राप्त हुए। ये सिक्के हमें 1809 में आगरा से प्राप्त हुए। पुस्तक में लिखिएगा संख्या कितनी थी, 2000। कितने चांदी के सिक्के थे, 2000। क्लियर। अगली लाइन लिखेगा इन सिक्कों पर श्री गुहिल अंकित था। क्या लिख रहा था हर सिक्के पर, श्री गुहिल। इन सिक्कों पर श्री गुहिल अंकित था, श्री अंकित था। क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे और लिखेंगे बप्पा की उपाधियां। ये बिल्कुल एज इट इज आप बिल्कुल सेम लिख दो, बप्पा की उपाधियां। अब देखिएगा ना साथियों, हमसे बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो बप्पा है, बप्पा का उत्तराधिकारी कौन था, इसके बाद राज कौन करेगा मेवाड़ पर। ठीक है, मेवाड़ पर इसके बाद कौन राज करेगा, इसका पुत्र नहीं कह सकते हम, कई जगह पुत्र लिख दिया गया है। मैं उत्तराधिकारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उत्तराधिकारी का मतलब होता है राजा के बाद ये राजा बना। क्लियर। इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है खुम्माण। कौन राजा बनता है, खुम्माण। दोस्तों हमें एक प्रमाण बहुत अच्छा मिलता है, इस खुम्माण के समय पहला मुस्लिम आक्रमण होगा, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि चित्तौड़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस शासक के समय हुआ, तो ये हुआ है किसके समय, खुम्माण के समय। तो भाई कोई ना कोई सेनापति तो होगा तो मुस्लिम सेना को लीड कर रहा है। ठीक है, अच्छा सेनापति का जो नाम है वो है अल मामून। अल मामून, क्या नाम है सेनापति का, अल मामून। ठीक है, हुमायूं ने इसको पराजित किया और इसको बंदी और बना के रखा कुछ समय तक। अच्छा खासा बंदा था और इसको बंदी बना दिया, है ना। फिर इसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। ऐसा प्रमाण हम इसके बाद लिखेंगे कि बप्पा का जो उत्तराधिकारी है वो खुम्मान था। खुम्मान के समय हमें प्रथम मुस्लिम आक्रमण का प्रमाण मिलता है और ये सेनापति बंदी बनाया गया था कौन, अल मामून। तो अब ये बप्पा खत्म हो रहा है, इसके बाद ही लिख दे स्टार लगा के। देखो एक लाइन देखिए,
हाँ देखिएगा, लिखो, देखना, बप्पा रावल का उत्तराधिकारी खुम्मान था। बप्पा रावल का उत्तराधिकारी कौन था? खुम्मान था। खुम्मान के समय चित्तौड़ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, खुम्मान के समय चित्तौड़ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। खुम्मान के समय चित्तौड़ पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ और खुम्मान ने मुस्लिम सेनापति अल मामून, और खुम्मान ने मुस्लिम सेनापति अल मामून को बंदी बना लिया। और खुम्मान ने मुस्लिम सेनापति अल मामून को बंदी बना लिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोस्तों शिलालेखों के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है बप्पा के बारे में। ठीक है, और कोई अगर हमारे पास ऐसा प्रमाण है कि बप्पा के बारे में और प्रश्न पूछा जा सकते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान देना, एक तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये माना है कि इस बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। तो ऐसे व्यक्ति है मुहूर्त नैणसी कहते हैं कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। ऐसा कर्नल टॉड कहता है कि मूल नाम क्या है? कालभोज। डॉक्टर ओझा जी भी कहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का मूल नाम क्या था? कालभोज। बाद में ये पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, किसके नाम से? बप्पा रावल के नाम से। आई बात समझ में? एक प्रमाण हमें मिलता है रणकपुर प्रशस्ति का। दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल को अलग व्यक्ति बताया गया है और कालभोज को अलग व्यक्ति बता दिया गया, जबकि ये तीनों विद्वान क्या कह रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान था। यही तो बोल रहा हूं मैं सिंपल भाषा में। देखा है अपने शक्तिमान सीरियल, पहले आता था, है ना? वो कह रहे हैं कि भाई ये जो शक्तिमान है ना यही कभी गंगाधर था। गंगाधर का मतलब कालभोज पॉपुलर नहीं था, पॉपुलर कौन हुआ? शक्तिमान, बप्पा रावल। ये बना है प्रतापी राजा। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति कह रही है कि नहीं, गंगाधर अलग है और शक्तिमान अलग है। अच्छा हमसे कैसे प्रश्न पूछेगा? प्रश्न में नाम लिखेगा इसका कि रणकपुर प्रशस्ति के अकॉर्डिंग बताओ क्या है, डॉक्टर ओझा के अकॉर्डिंग बताओ, कर्नल टॉड के अकॉर्डिंग बताओ, या फिर मुड़ौत नैणसी के अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, अगले प्रमाण पर चलते हैं। दोस्तों एक एकलिंग जी मंदिर है, एकलिंग जी मंदिर। इस मंदिर में कई द्वार हैं। ठीक है, मुगल के समय हम बात करेंगे, मुगल इसमें 4 दीवारी का निर्माण करवाता है, बाउंड्री, और 3 द्वारों का निर्माण करवाता है। उनमें से एक द्वार है दक्षिणी दिशा में जा रहा है द्वार, उस पर लग रही है एक प्रशस्ति। अच्छा मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो प्रशस्ति जहां से मिलती है उसका वही नाम रहता है। तो ये प्रशस्ति इस मंदिर के दक्षिणी द्वार से मिली है। तो देखो इसका नाम भी क्या मजेदार है, एकलिंग जी मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति। यहां से और भी प्रशस्ति मिली है। एकलिंग जी मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति में लिखा गया है कि बप्पा अपने अंतिम समय में और क्या बन गया? सन्यासी बन गया, उसने बम बम भोले का नाम जपा। अरे वैसे भी तो वो अपनी जवानी में भी तो एकलिंग जी का दीवान है, सर्वे सर्वा उसी को तो मान रहा है मेवाड़ का, हाँ या ना? अब आ जाओ कुंभा के समय की प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 की प्रशस्ति है। एक बात करेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये भी 1460 की है, दोनों कुंभा के समय की है। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के श्लोक 3 से 8 तक, श्लोक 3 से 8 तक वर्णन मिलता है किसका? बप्पा का। और इसमें बप्पा के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, देखो क्या लाइन प्रयोग हुई है कि इन श्लोकों में बप्पा को विपुल पराक्रमी, विपुल का मतलब होता है बहुत पराक्रमी, और शिव भक्त बताया गया है। क्या मुझे बताओ ये पराक्रमी था या नहीं था? था। और क्या ये शिव भक्त था या नहीं था? भाई एकलिंग जी का दीवान है, बचपन से ही सेवा कर रहा है बाबा हरित ऋषि की और एकलिंग जी की, हाँ या ना? अच्छा एक कुंभलगढ़ शिलालेख है, कुंभलगढ़ शिलालेख में इसके लिए एक विशेष शब्द प्रयोग किया गया है, विप्र। और विप्र का मतलब होता है विद्वान प्लस धार्मिक व्यक्ति। देखो यहां तो इसको बता दिया गया है जीतने वाला, बड़ा विजेता, पराक्रमी, और यहां बता दिया गया विद्वान। देखो धार्मिक तो यहां भी है और यहां भी है, अरे कि शिव की भक्ति करना तो वो धार्मिक काम ही है ना। तो विप्र कहा गया है बप्पा को, कहां पर? कुंभलगढ़। प्रश्न ये आएगा बप्पा के लिए विप्र शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। क्लियर? और विप्र का मतलब क्या होता है? विद्वान प्लस धार्मिक व्यक्ति। अच्छा श्लोक 3 से 8 तक की प्रशस्ति में वर्णन है किसका? बप्पा का। और यहाँ बप्पा को कहा गया है विपुल पराक्रमी और शिव भक्त। एक बार इसको नोट कर ले, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए, नोट कर लेंगे। एक विद्वान है मित्रों चिंतामणि विनायक वैद्य, टीबी वैद्य पूरा नाम है इनका, चिंतामणि विनायक वैद्य। टीबी वैद्य साहब कह रहे हैं कि देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बप्पा रावल क्या है? चार्ल्स मार्टेल है। कैसे चार्ल्स मार्टेल है?
तो वो कह रहा है कि ये जो चार्ल्स मार्टेल कैरेक्टर है ना दोस्तों, ये फ्रांसीसी सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति। इसको समझते हैं पहले यार, ये चार्ल्स मार्टेल है क्या है। ऐसा तो नहीं कि चना मटर हो, मिलता जुलता नाम आ रहा है, चना मटर। चार्ल्स मार्टेल है ना, एक व्यक्ति का नाम है। इसने क्या किया, एक बार फ्रांस पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण कर दिया। क्या हो गया दोस्तों, मुस्लिम सेना का आक्रमण हो गया। भाई सेनापति की भूमिका क्या होती है, क्या रोल होता है उसका, कि वो बचाए अपनी जमीन को। अब इसने युद्ध लड़ा किससे, मुस्लिम सेना से, और इसने मुस्लिम सेना का कर दिया दमन। दमन का मतलब उन्हें भगा दिया, पराजित कर दिया। इस कारण बड़ा पॉपुलर हुआ कौन, चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति था, उसने मुस्लिम सेना का क्या किया, दमन। तो अगर कोई भी विद्वान किसी व्यक्ति का नाम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर रखता है तो वो कुछ ना कुछ तो लक्षण गुण मिलाता है, आया ना। कोई व्यक्ति लंबा है बहुत ज्यादा, हम उसे ही तो लंबू कहेंगे, या कोई बहुत छोटा है और हम उसे लंबू कहेंगे तो वो हंसेगा, ये कहेगा बावड़े हो गए ये, मैं लंबा हूं नहीं और मुझे लंबू बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो सेम एक्टिविटी की होगी, किसने, पप्पा रावल ने, अरे की होगी नहीं की होगी। अब देखो पप्पा क्या करता है, वैद्य साहब कह रहे हैं कि देखो मेवाड़ पर राज कर रहा था पप्पा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेवाड़ की ओर क्या है, मुस्लिम सेना बढ़ी, चित्तौड़ पे नहीं आई है मुस्लिम सेना, चित्तौड़ पे तो वो खुमाण के समय आई है, वो प्रमाण है अपने पास, ठीक है। तो यहां मुस्लिम सेना बढ़ रही है मेवाड़ रियासत की ओर, मुस्लिम सेना। इस बप्पा ने बिल्कुल किसकी तरह, चार्ल्स मार्टेल की तरह इस मुस्लिम सेना का क्या किया, दमन किया। और इनको सबसे पहले खदेड़ा किसके बाहर, मेवाड़ के बाहर, भाई अपनी रियासत के बाहर निकाला। फिर इनका पीछा किया 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 और दोस्तों इनको छोड़ के आया, ये कहां तक, गजनी तक ले गया। कहां तक पहुंचा दिया इनको, गजनी तक इनका पीछा किया। ऐसा मिलता है हमें, प्रमाण मिलते हैं कि गजनी का कोई राजा था सलीम, इस सलीम को टपका दिया, हटा दिया, गद्दी से मार दिया, और यहाँ अपने कोई भांजे को राजा बना दिया, जो साथ में गया होगा मामा के साथ, मामा अपन भी चलते हैं, बोल भांजे तू भी बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बप्पा जब इधर से सेना का दमन करते करते गजनी तक जा पहुंचा, तो कहीं रुका, किसी स्थान पर जाते हुए रुका इधर से, और उसी स्थान पर आते हुए रुका। ये स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में भाई, और ये बप्पा के नाम से ही जाना जाता है, रावलपिंडी। कहां पर पड़ता है ये शहर, पाकिस्तान में गिने चुने एक आध तो बढ़िया जगह है, उनमें इसका नाम आता है रावलपिंडी का, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसा 100% नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ये रावलपिंडी जो नामक स्थान है ये हमारे बप्पा के नाम पर बना, क्योंकि इसका खिताब, इसकी उपाधि क्या थी, रावल थी उपाधि। अच्छा वैसे दोस्तों पंजाबी में गांव को कहते हैं पिंड, यानी कि ये कहना ये चाहते हैं व्यक्ति कि ये रावलदा गांव है, रावलदा गांव। अरे जब सेना रुकी होगी, हजारों लाखों की सेना, तो लोग आ जाते हैं इधर उधर से, बस जाते हैं, अरे कुछ सामान वामान बेचने आ जाते हैं, भाई बहुत बड़ी सेना थी, तो वहां फिर उसके बाद बाजार लगना शुरू हो गया होगा, ऐसे वो स्थान बन गया, है ना। वैसे पंजाबी में गांव को कहते हैं पिंड। आपने सुना है ना गाना, केड़े पिंड दियां केड़े शहर दियां लगदी लाहौर दियां, कुलगुरु जी सुना तो था, लेकिन मतलब सही समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो पूछना क्या चाहता है। वो व्यक्ति जो गाना गा रहा है, वो दो बंदे हैं, एक किसी लड़की को देखकर अपने मित्र से पूछ रहा है, इससे ये पूछ केड़े शहर दियां केड़े पिंड दियां, भाई किस गांव की है किस शहर की है। और फिर बावड़ा खुद ही कह रहा है, उससे लड़की से नहीं कह रहा है, पहले उस दोस्त से कह रहा है कि इससे ये पूछ केड़े पिंड दियां केड़े शहर दियां, और फिर बावड़ा हो गया, खुद ही कह रहा है कि ये ना तो किसी गांव की लग रही है ना किसी शहर की लग रही है, ये तो मुझे लाहौर की लग रही है। अपन नाच रहे, देखो इतनी सी बात है, अपन डीजे तोड़ रहे हैं धुआंधार, क्यों, हमें समझ में नहीं आ रहा ना आखिरकार कहना क्या चाहता है, बस धुआंधार म्यूजिक चल रहा है और अपन राजी हो गए तोड़ के फ्लोर, भाई डीजे पे नाच लिए। और वहीं अगर राजस्थानी सॉन्ग अगर बज रहा है तो शायद आप वो प्रक्रिया नहीं दे पाओगे जो आप पंजाबी में दे रहे थे, बॉडी का स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा, क्यों, अपने यहाँ म्यूजिक का कुछ अलग ही कला है, ऐसे नहीं, हाहुल्ला नहीं है ज्यादा, हाहुल्ला तो आज डीजे सॉन्गों में जरूर चल गया राजस्थानियों में, तो राजस्थानी सॉन्ग है उनमें ज्यादा हाहुल्ला नहीं है, उसमें स्पष्ट बातें हैं, एक एक लाइन मजा देती है, दिल को सुकून देती है, और देती नहीं देती है। लेकिन अब सुकून गलत जगह आ रहा है, पंजाबियों में आ रहा है, जो आदत समझ में नहीं आई, हाँ अरे ऐसा ही तो चल रहा है ना, ना ना अपने गाने सुनने अपन को राजस्थानी वाले, ये भी तो सही रहेगा ना, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसा माना जाता है, ऐसा 100% नहीं है कि ये इसी पप्पा के नाम पर बसा है, शिलालेख पर लिखा हुआ नहीं मिला है, माना जाता है, जहां जुड़ गया ना तो वहां ये है कि आधे इतिहासकार मान रहे हैं और आधे कह रहे हैं नहीं 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 हम नहीं मान रहे, ये हिस्ट्री है। यहाँ आ गया ना माना, तो आप समझ लेना डाउट में,
कुछ लोग कह रहे हैं हाँ यार ऐसा सही भी हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा 100% सही नहीं है, हो सकता है लेकिन 100% नहीं है। क्यों? गजनी बहुत दूर है मेवाड़ से। कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी उस पार की बात हो रही है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आसपास घूमने गया है। बहुत इतना लंबा ट्रेवल करके कैसे जा सकता है? बहुत लंबी दूरी है, लेकिन फिर भी अपन परीक्षा में इस प्रश्न को अटेंड करेंगे। तो हमसे पूछेगा भाई किसने कहा है? चार्ल्स मार्टेल। तो सीबी वैद्य ने कहा है और इस प्रक्रिया को बताया है कि भाई इसने भी मुस्लिम सेना का दमन किया। तो इस चार्ल्स मार्टेल ने भी मुस्लिम सेना का क्या किया? दमन किया। हम इसको नोट करवा दूं एक बार, है ना? आप स्टार लगा लगा के चलते जाना, मैं बोल रहा हूं। पहला स्टार लगाओ, देखिए, मुहनौत नैणसी, मुहनौत नैणसी। आपके सामने सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते रहें। मुहनौत नैणसी कॉमा कर्नल टॉड, मुहनौत नैणसी कॉमा कर्नल टॉड और डॉक्टर ओझा ने, कर्नल टॉड और डॉक्टर ओझा ने पप्पा रावल का मूल नाम कालभोज, पप्पा रावल का मूल नाम कालभोज बताया है, कालभोज बताया है। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट है, अगला स्टार लगा दीजिए। देखो, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल, रणकपुर प्रशस्ति बप्पा रावल और कालभोज को, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। आगे बढ़िएगा, देखो अगला स्टार। एक लिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति, एक लिंग जी मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति में बप्पा रावल के संन्यास धारण करने का, लिंग जी दक्षिण द्वार की प्रशस्ति बप्पा रावल के संन्यास धारण करने का वर्णन मिलता है। बप्पा रावल के संन्यास धारण करने का वर्णन मिलता है। क्लियर? आगे बढ़िए, देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, पुस्तक में लिख दीजिएगा 1460। स्तंभ क्या लिखोगे? 1460। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के श्लोक से 8, स्तंभ प्रशस्ति 1460, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के श्लोक 3 से 8 तक बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। श्लोक 3 से 8 तक बप्पा रावल का वर्णन मिलता है, इसमें बप्पा रावल को विपुल पराक्रमी, विपुल का मतलब बहुत, में बप्पा रावल को विपुल पराक्रमी और शिव भक्त, विपुल पराक्रमी और शिव भक्त बताया गया है। विपुल पराक्रमी में क्या बताया गया है? शिव भक्त बताया गया है। एक स्टार और लगा दो। देखो, कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख में बप्पा के लिए विप्र, कुंभलगढ़ शिलालेख बप्पा के लिए विप्र शब्द का प्रयोग, विप्र शब्द का प्रयोग, पुस्तक में क्या लिखोगे? विप्र का मतलब विद्वान प्लस धार्मिक व्यक्ति, विद्वान प्लस धार्मिक व्यक्ति, विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पुस्तक के बाद शब्द का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए अब ये पॉइंट देखना,
ताल लगाओ, वैद्य, वैद्य तक में पूरा नाम लिखना, सी वैद्य का, चिंतामणि नायक वैद्य, वैद्य तक में क्या लिखोगे, चिंतामणि नायक वैद्य, वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल, वैद्य ने बप्पा रावल को देखकर लिखना है सर, चार्ल्स मार्टेल तक में लिख देना। कौन है चार्ल्स मार्टेल, मुस्लिम सेना का दमन करने वाला, ऐसे लिखना इतना लंबाई, मुस्लिम सेना का दमन करने वाला फ्रांसीसी सेनापति, मुस्लिम सेना का दमन करने वाला फ्रांसीसी सेनापति के बाद लिख दो कहा है, कहा है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं। अब देखो छोटे छोटे से 2-3 शासक हम पढ़ेंगे साथियों, देखिएगा। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की, क्लियर, मेवाड़ रियासत हम पढ़ रहे हैं। अभी हम शासक क्रम से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे पास कम प्रमाण मिलते हैं, तो हम परीक्षा उपयोगी सामग्री जुटाने के लिए मिले क्लास में, ठीक है, ना कि एक्स्ट्रा ज्ञान ग्रहण करने के लिए, समाज में संसार में जीवन आगे काम आए। क्लियर, एक राजा है और उसका नाम है भरत भट्ट, क्या नाम है उसका, भरत भट्ट का आलिया भट्ट से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। क्लियर, आप हंस रहे हो, अरे भाई नाम एक जैसा मिल गया ना, तो ऐसा डाउट आ जाएगा सर ये आलिया भट्ट का क्या लगता है, तो कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं साथियों इसकी उपाधियों के बारे में। उपाधियों को कई बार हम उपनाम भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख देते हैं। इसकी 2 प्रमुख उपाधियां हमें मिलती है, उपाधियां मिलती हैं हमें, 2 उपाधियां इसकी। एक तो इस व्यक्ति को पहली उपाधि देख, इसको कहा जाता है तीनों लोकों का तिलक, कई जगह राजकुमार भी लिख देते हैं। देखो तीनों लोगों का तो सेम रहेगा, या तो तीनों लोगों का तिलक या तीनों लोगों का राजकुमार, ऐसा लिखा जाता है किसको, भरत भट्ट को। क्लियर, एक इसको कहते हैं राजाओं का भी राजा, क्या कहते हैं, महाराजाधिराज भी इससे लिखा जाता है। क्लियर, ठीक है, अब सुनिएगा भाई, देखो ये इससे कहा गया है आहड़ शिलालेख में, आहड़ लेख लिख रहा हूं मैं, लेख का मतलब शिलालेख, ये इससे कहा गया है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ शिलालेख में। क्लियर, ठीक है भाई, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आहड़ लेख में भरत भट्ट को क्या कहा गया है, तो आप कहोगे महाराजाधिराज कहा गया है, सॉरी आप कहोगे तीनों लोगों का राजकुमार या तीनों लोगों का तिलक कहा गया है। प्रतापगढ़ लेख में क्या कहा गया है, महाराजाधिराज इसको कहा गया है। अब सुनो आगे क्या होता है, एक हमें इसकी रानी का नाम मिलता है भाई, इसका नाम रानी, और रानी का नाम है महालक्ष्मी देवी। कौन सी देवी, महालक्ष्मी देवी। दोस्तों ये महालक्ष्मी देवी राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी बताई जाती है। राष्ट्रकूट वंश की कौन है ये राजकुमारी, इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए कि भाई राष्ट्रकूटों से वैवाहिक संबंध स्थापित किस राजा ने किए, और ऑप्शन में अपन को मिल जाए भरत भट्ट, तो अपन इसको सही कर दें ना, राजकुमारी, तो जेंडर ही चेंज कर दिया होता मैं, हाँ राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी। अब इस राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी से जन्म होना बताया जाता है अगले राजा का, और वो राजा है कौन, अल्लट। कौन सा राजा है, अल्लट बड़ा राजा है थोड़ा सा, अभी परीक्षा उपयोगी उसमें से सामग्री अपन ज्यादा जुटा सकते हैं। देखो भाई ये मेवाड़ है, अब मेवाड़ पर राज करेगा कौन, अल्लट। अल्लट का ख्यातों में नाम मिलता है आलू रावल, आलू सब्जी वाला नहीं है ना, क्या नाम मिलता है इसका ख्यातों में, आलू रावल। ठीक है, ये बातें रही। देखो एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसकी जो अल्लट है इसकी माता कौन है, पिता कौन है, और एक शॉर्ट में देखेंगे अल्लट की जानकारी।
जानकारी मिलती है इसकी दो शिलालेखों से। बताओ पिता कौन है इसका और माता कौन है? महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी का पुत्र है। महालक्ष्मी देवी। और इसके डैडी कौन है भाई? भरत भट्ट द्वितीय इसके पिता बताए जाते हैं। देखो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? दो शिलालेखों से मिलती है। एक तो है सारणीश्वर का, सारणीश्वर प्रशस्ति। क्लियर? 953 की है ये। और एक मिलता है आठपुर अभिलेख से। आठपुर या लिख दो दोस्तों आहड़। इस पत्थर में, इस लेख में आहड़ का पुराना नाम मिलता है आठपुर। ठीक है, आठपुर अभिलेख। ये 977 का है, 77। आगे क्या बात समझ में? एक बात और सुनना समझना, स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करता है राजस्थान हिस्ट्री, तो वो ज्यादा पढ़ता है जो नहीं पढ़ना था। जैसे कहानियां, किंवदंतियां, इस राजा के बारे में ये पता नहीं क्या क्या चीजें, है ना। ऐसी कहानियां बप्पा रावल के बारे में भी बहुत थी कि इतने हाथ की धोती पहनता था, हाँ, इतने बकरों का मांस खाता था और ये कर देता था, वो कर देता। अच्छा, ऐसा प्रश्न कैसे पूछेगा वो कि निम्न में से बप्पा रावल की धोती कितने हाथ की थी? अरे एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? ये तो वो कहते हैं मजे लेना हो गया। ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि परीक्षा में कहानी और प्रेम कहानी की कोई जगह ही नहीं है। पर लेकिन स्टूडेंट क्या सुन रहा है? हिस्ट्री का नाम सुन तो ऐसा लगता है कि एक था राजा, एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। जबकि पेपर कहानी पूछता ही नहीं है, पेपर पूछता है फैक्ट फैक्ट फैक्ट। और स्टूडेंट भ्रम में आके क्या कर रहा है? कहानियां, प्रेम कहानियां, किंवदंतियां किससे पढ़ रहा है? और ऐसी कुछ गाइड भी आती है जिनमें कहानियां लिख रही, अखंड कहानियां। उस अखंड कहानी में पेपर में से तो एक शब्द नहीं आ रहा। तो पहले अपन परीक्षा उपयोगी सामग्री को जुटाएं, उसके बाद कहानियां पढ़ें और सुने, थोड़ा मजा भी आए। आ रही बात समझ में? फिर कुछ स्टूडेंट ऐसा बहाना करते हैं कि सर क्या है, कहानियों से याद हो जाती है। अरे भैया कहानियां लिमिटेड सुनो। ऐसा थोड़ी कहानी सुन रहे हो, 2 घंटे की कहानी सुन ली, उसमें से फैक्ट निकले 2, तो यार ये तो मजाक हो गया। भाई उस कहानी को थोड़ा शॉर्ट करके फैक्टों के आसपास सुन लेते कि अपन ने हल्का सा कहानी भी सुन ली और आगे बढ़ गए। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो कहानी आप जहां पॉइंट रख दोगे ना, पॉइंट कि सर इसके बारे में सुनाओ कहानी, तो मैं बहुत कहानी सुना दूंगा इसके बारे में। कि सर महालक्ष्मी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की, आप तो ये बताओ, तो अपन फिर ये कॉलेज ढूंढेंगे महालक्ष्मी ने। ग्रेजुएशन तो कहीं से पास की, ये 10th पास से शादी कर ली थी भरत भट्ट ने। हाँ, अरे सीईटी तो क्लियर किया होगा इसने, नहीं किया था? आप हंस रहे हो। अरे सीईटी क्लियर थी ये लड़की, तभी तो इतने, अरे तभी तो इतने बड़े घर घराने में इसका ब्याह हुआ, वरना इसके पास रिश्ते तो बहुत आ रहे थे। कई लड़कियां ऐसी थी जो 10th उन्होंने बाई ग्रेस पास किया था, इसने फेल कर दिया। तो नहीं, अपन को सीईटी क्लियर करने वाली चाहिए। आगे के बात समझ में? ठीक है, अब इसकी जानकारी के स्रोत भी हमने पुख्ता उठाए हैं, ना कि किंवदंतियां। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ, जो शिलालेख में लिख रहा है तो फिक्स है ना, उससे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो प्राचीन राजा है ना, उनमें अगर कोई आपको एक शिलालेख मिल रहा है तो आप उसको कोट करें। क्यों? अगर हम इसे कोट करेंगे तो बात बदल ही नहीं जा सकती। हम कहानियों को आगे लाएंगे तो फिर प्रश्न डिलीट होते हैं, वही डिलीट होते हैं जिसमें पेज फंस जाते हैं। यहाँ कुछ पेज नहीं फंसेगा, यहाँ सीधा पूछेगा आपसे कि सारणेश्वर प्रशस्ति के अकॉर्डिंग बताओ अल्लट के बारे में। वो तो पहले पूछ रहा सारणेश्वर प्रशस्ति बताओ, हाँ या ना? अब हम डिटेल में खोलकर समझेंगे किसको, सारणेश्वर प्रशस्ति को, और फिर समझेंगे आहड़ या आठपुर शिलालेख को। एक बार यहां तक नोट कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। हाँ, शुरुआती राजाओं का टाइम नहीं नोट करना है, टाइम मैंने बड़े राजा का बताया था, वो भी बप्पा का। और देखिए सुनना आप क्लास होगा, ऐसे अपन एक लाइन खींच देते हैं तो इसमें 2-3 पॉइंटों से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, उनको यहां हम नोट डाउन कर देंगे। हाँ, देखिए देखिएगा, सारणेश्वर प्रशस्ति, ठीक है। सबसे पहले क्या तरीका होता है हर प्रशस्ति से, हर अभिलेख से और हर शिलालेख से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये शिलालेख कोई भी XYZ कहां से मिला। प्राप्ति स्थान लिख दो, स्थल लिख दो, एक ही बात, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई इसकी भाषा क्या रही। उसके बाद हम चलते हैं ये किस समय का है। उसके बाद संबंधित राजा
कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है। संबंधित शासक, देखो यहाँ हमें राजा लग रहा है तो अपन ने शासक लिख दिया, व्यक्ति मिलता तो संबंधित व्यक्ति लिख देते। ठीक है, आगे लास्ट में पूछेगा जानकारी, और जानकारी में आ गया इसका निचोड़, बिल्कुल निचोड़, इससे ज्यादा अब कुछ भी नहीं है फिर इसमें। आ रही है कि बात समझ में? सेम तरीका यही रखना है पढ़ने का किसी भी शिलालेख को। अच्छा, मैं एक बात और आपको हर बार बताता हूं कि जो शिलालेख जहां से मिलता है उसका वही नाम रहता है 99%। ठीक है, अच्छा बताओ इसका कहां से मिला होगा ये? सारणेश्वर, देखो उदयपुर के सारणेश्वर से, उदयपुर के सारणेश्वर। दोस्तों ये शिव मंदिर है जहां से ये मिला है, जैसे पातालेश्वर, ओमकारेश्वर, रोजगारेश्वर, महाकालेश्वर, स्वर आ गया पीछे। 99% को भगवान शंकर के मंदिर है, मंदिर था उदयपुर के सारणेश्वर स्थान पर, वहां से मिला है ये बाटा। क्लियर? ठीक है, भाषा क्या होगी भैया? संस्कृत होगी, क्यों? अंग्रेजी तो आई नहीं थी ना, अंग्रेजी तो अब आई है कल, और उससे पहले उर्दू आई थी, कल से अगले दिन। ठीक है, समय बताओ क्या है? अरे अभी लिखा तो था 953, 1953 मत कर देना, 953 है। संबंधित राजा कौन है? अल्लट। कौन है दोस्तों? अब इससे हमें अल्लट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन जानकारियों को यहां समझ लो, इसको इधर समझ लो। देखो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत के शासक अल्लट के बारे में। अल्लट की राजधानी चल रही है, अल्लट की राजधानी क्या चल रही थी? अभी चेंज थोड़ी हुई है, नागदा चल रही है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसी आवश्यकता लगी इसके प्रशासन में कि अपन क्या करते हैं, एक राजधानी तो नागदा हो गई, अपन बनाते हैं दूसरी राजधानी, और दूसरी राजधानी बना देते हैं अपन किसको? आहड़। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि आहड़ को किस राजा ने क्या बनाया? राजधानी बनाया दूसरी। किसने बनाया? अल्लट ने इसको राजधानी बनाया। क्लियर? दूसरा दोस्तों, इसने आहड़ में एक मंदिर बनवाया, और मंदिर है कौन सा? वराह मंदिर का निर्माण करवा दिया। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वराह मंदिर का निर्माण आहड़ में किसने करवाया? अल्लट ने करवाया। अगला दोस्तों क्या करता है, ये अल्लट मेवाड़ में नौकरशाही का गठन करता है। किसका गठन करता है? नौकरशाही का गठन करता है। ठीक है, सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन इसने किया दोस्तों। और अल्लट के अगर प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कहीं से मिलती है, प्रशासनिक व्यवस्था प्लस कौन सी व्यवस्था? टैक्स सिस्टम, इनकी जानकारी भी इसी भाटे से मिलती है। क्लियर? ये प्रश्न आपने जरूर परीक्षाओं में देखे होंगे, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया किस शिलालेख के अकॉर्डिंग, अब अगर एग्जामिनर डीप गया तो आपको नौकरशाही तो पता था, लेकिन ये नहीं पता कहां लिख रहा है, कहां पर लिख रहा है। इसी ने लिखवाया है। क्यों? ये शिलालेख ही किस समय का है? अल्लट के समय का है। अल्लट ही बोल रहा है कि भैया देखो मेरा नागदा से नहीं चल रहा है काम, और मैं क्या बना रहा हूं अपनी दूसरी राजधानी किसको? आहड़ को। और मैं आहड़ में निर्माण करवा रहा हूं किसका? वराह मंदिर का। और मैं मेवाड़ में सबसे पहले कौन सी शाही? नौकरशाही का क्या कर रहा हूं? गठन। और अल्लट की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और उसका जो टैक्स सिस्टम है उसकी जानकारी भी देती है कौन सी प्रशस्ति? सारणेश्वर प्रशस्ति। अब हम इसको पॉइंटों में फिल कर दें। अरे ऐसे ही तो फिल करना पड़ेगा, है या ना? पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे? अल्लट ने दूसरी राजधानी किसको बनाया? और अगली लाइन आहड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? और अगली लाइन मेवाड़ में सबसे पहले किसका गठन? नौकरशाही। और लास्ट लाइन लिख देंगे अल्लट की प्रशासनिक व्यवस्था और कर व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है किससे? सारणेश्वर प्रशस्ति से। ठीक है, अब मैं यहां इसको कर देता हूं साफ, अपन इसको कर देते हैं बिल्कुल क्लीन क्लीन। याद हो गया ना आपको? नहीं हुआ? अब मुझे देखो, मैं आपको दोस्तों शिलालेख पढ़ना परमानेंट सिखा रहा हूं।
यही तो कह रहा था मैं, और क्या पूछेगा, जानकारियों में सब कुछ आ जाता है शिलालेख का। ये क्या क्या मिला यही तो बताया मैंने, वहां खोल के समझ लिया अपन ने उसको डिटेल में। देखो अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी, दूसरी राजधानी किसको बनाया? और आहड़ दोस्तों अपना कहां पर है? ये उदयपुर में, आहड़ को बनाया। ये बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से उसको सुनोगे तो तभी याद होगी। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं हम यहां पर कि अल्लट ने आहड़ में निर्माण करवा रहा है वराह मंदिर का, वो आहड़ में वराह मंदिर। अच्छा, वराह मंदिर किसका हो सकता है? अरे भगवान विष्णु का। ये कौन बोल रहा है? शिव जी। वराह अवतार भगवान विष्णु का आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर? दूसरा, इसने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले सर्वप्रथम नौकरशाही शाही का गठन किया। का गठन किया। और आपसे प्रश्न पूछे कि भाई अल्लट की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और कर व्यवस्था है वो किस शिलालेख, हमें कौन सा शिलालेख अच्छे से समझा देता है? तारणेश्वर जो प्रशस्ति है वो हमें अच्छे से इसको समझा देती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या बना देंगे हम। देखो, इस प्रशस्ति से मेवाड़ रियासत की उस समय की कर व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती। क्लियर? एक तो टैक्स सिस्टम की जानकारी मिल रही है और एक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिल रही है। क्लियर? अभी ये प्रशस्ति खत्म नहीं हुई है, अब हम देखते हैं अल्लट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पद नाम मिले हैं कि भाई किस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, कौन सा पद जनरेट किया इसने, है ना। देखो, अल्लट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अब दोस्तों यहां हम दो चार अधिकारियों के जो पद इसने जनरेट किए ना उनके यहां नाम देख लेते, भाई क्या बोला जाता था उनको। देखिएगा, एक अधिकारी होता था उसको कहते थे आमात्य। क्या कहते थे दोस्तों? आमात्य। पद था, पद का नाम है आमात्य। एक पद है उसका नाम है अक्षपटलिक। क्या नाम था? अक्षपटलिक। एक पद का नाम है संधि विग्राहक। संधि विग्राहक। क्लियर? एक पद है उसका नाम है विस्कादिराज। एक बंदी पति लिख लेते हैं पहले, बंदी पति। ठीक है, एक पद था विस्कादिराज। क्या नाम था? विस्कादिराज। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई इनकी क्या क्या भूमिका थी, ये कौन थे, क्या करते थे। देखो, एक बार तो हम इसको मौखिक रूप से समझेंगे फिर लिखेंगे कि हमें ये याद हो जाए। दोस्तों, राजा का जो मुख्यमंत्री होता था ना, सीएम, राजा का मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री,
उसको कहते थे अमात्य। जैसे वर्तमान में जयललाल जी मंत्री तो हैं, लेकिन मंत्रियों में भी मुख्यमंत्री हैं। यही बात समझ, राजा के कई होते थे मंत्री, जैसे सपोज करो 50 मंत्री हैं राजा के दरबार में, लेकिन उस 50 में से इस व्यक्ति ने एक को बना दिया अमात्य, कि आप हमारे कौन हो, अमात्य। अमात्य का मतलब क्या है, राजा का मुख्यमंत्री कह दो या प्रधानमंत्री कह दो। उस समय मुख्यमंत्री की पोस्ट जनरेट नहीं थी, दीवान या प्रधानमंत्री कहते थे। क्लियर, आगे बात समझ में? अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे, आपको मुझे बताना उसको रिपीट करके कि कौन किस पोस्ट पे है। ठीक है, संधि विग्रह सॉरी अक्षपटलिक क्या है, आय व्यय का जो अधिकारी होता था ना, आय व्यय का अधिकारी, जिसको हम शॉर्ट में कहें वित्त मंत्री, है ना, अपनी निर्मला ताई, अरे निर्मला ताई, वो उस पोस्ट को उस समय वित्त मंत्री नहीं कहते थे, उस पोस्ट का नाम था अक्षपटलिक। जैसे अगर आज ये पोस्ट होती तो निर्मला ताई वित्त मंत्री नहीं होती, निर्मला ताई को हम कहते हैं हमारा अक्षपटलिक कौन है। आगे की बात समझ में? संधि विग्रह बिल्कुल राजनाथ सिंह जी, समझे बात को? नहीं, गृह मंत्री कौन बोला, रक्षा मंत्री। कौन? संधि विग्रह का मतलब है युद्ध और संधि का अधिकारी या मंत्री, कि युद्ध किससे लड़े, प्रॉफिट है या लॉस है, और संधि किससे करें, प्रॉफिट है या लॉस है। इसका डिसीजन भी एक आदमी करता था, सारे आयामों से उस लड़ाई को देखकर। उस आदमी को कह रहे हैं क्या, कि ये पोस्ट है संधि विग्रह। एक पोस्ट है बंदीपति। कौन? बंदीपति। क्लियर? अब इस पोस्ट का आप संधि विच्छेद मत कर देना, बंदी प्लस पति, ऐसा मत कर देना। ये जो पोस्ट है ये क्या करता है कि दरबार में जो मुख्य काव्य पाठ होता है ना, यशोगान होता था, काव्य पाठ होता था, कोई अनाउंसमेंट होता था, तो ये भाट अधिकारियों की ड्यूटी होती थी। जैसे आपने बिल्कुल सुना होगा सीरियलों में, जैसे देखते हैं अपन कि सावधान महाराज पधार रहे हैं, महाराज ने ये ऑर्डर दिया है, महाराज ने ये कहा है, तो वो पोस्ट है बंदीपति। जैसे महाराज ने किसी को सजा बोल दी कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो उसको इंप्लीमेंट ये करेगा, ये ले जाएगा और सबको तेज तेज आवाज लगा के सुनाएगा। भाई कुछ एक कान से ही सुनते हो, दूसरे सुने नहीं। महाराज ने जैसे, अरे महाराज इतनी तेज थोड़ी बोलेंगे, 5 बार रिपीट नहीं करेगा राजा, राजा बस हल्का सा बोलेगा, पूरे दरबार के सामने मैं कर रहा हूँ, इसको मृत्यु दंड दे दो। अब कोई पीछे बैठा उसने सुना नहीं, तो ये रिपीट करेगा उसको 2-4 बार बात को, इसको इस सजा में महाराज ने क्या दे दिया है, मृत्यु दंड। ये दरबार में मुख्य काव्य पाठ करने वाला अधिकारी था, कई ड्यूटियां हैं इसकी। ठीक है जी, ये कौन है बिस्कादी राज? दोस्तों ये बिस्कादी राज है मुख्य वैद्य। वैद्य तो बहुत होते थे, लेकिन वैद्यों का जो मुखिया है उस डिपार्टमेंट का, वो कौन होता था? बिस्कादी राज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप बताना भाई कौन क्या करता था। अच्छा मुझे बताओ, वित्त मंत्री को क्या कहा जाता है? कंफर्म, वित्त मंत्री का नाम क्या है? अच्छा, पटलिक नाम है उसका वित्त मंत्री का। ठीक है, दूसरा, अच्छा सीएम कौन? हाँ, मुख्यमंत्री को क्या कह रहे हैं? अमात्य। और रक्षा मंत्री को संधि विग्रह। अच्छा, दरबार में अनाउंसमेंट करने वाले को? और बिस्कादी राज मुख्य वैद्य कौन? मुख्य वैद्य को क्या कहते थे? बिस्कादी राज। क्लियर, समझ में आ गई क्या बात? अब अपन पीछे इनके लिख देंगे, आप ही लिख लोगे अपने आप। अच्छा इसके पीछे क्या लिखोगे? राजा का मुख्यमंत्री या दीवान। इसके पीछे क्या लिखोगे? अच्युपटलिक वित्त सॉरी अरे आय व्यय, वित्त मंत्री लिख देना, या लिख देना आय और व्यय का अधिकारी, सेम लिख देना। अच्छा इसके पीछे क्या लिखोगे? युद्ध और संधि का मंत्री, और कोष्टक में लिख देना रक्षा मंत्री। इसके पीछे क्या लिखोगे? दरबार में काव्य पाठ करने वाला मुख्य भाट अधिकारी। क्लियर, चारण और भाटों की ड्यूटी थी। और बिस्कादी राज के पीछे लिख दोगे मुख्य वैद्य। ये जितनी भी पोस्ट हैं ये जनरेट किए किसने? अल्लट ने। और ये जानकारी हमें दे रही है, देखो ये नौकरशाही, अरे ये नौकरशाही सिस्टम ही तो बनाया था उसने, कि हमारा मुख्यमंत्री अलग होगा, रक्षा मंत्री अलग होगा, और हमारा दरबार में अनाउंसमेंट करने वाला अलग होगा। डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेशन कर दिया किसने? अल्लट ने। इसी को तो कहते हैं दोस्तों क्या? नौकरशाही। यही तो बता रहा था मैं, कौन कौन नौकर है। अरे ये नौकर ही तो है ना? और देखो गजब की बात है, आप भी तैयारी कर रहे हो, मेरी क्लास सुन रहे हो, किसके लिए? नौकर बनने के लिए, है ना? नौकरशाही सिस्टम में एंट्री के लिए तो सुन रहे हो, है ना? चलो भगवान भला करे आपका, नोट करो इसको। कर लिया क्या नोट? हो गया नोट? अब हम एक प्रशस्त और देखते हैं भाई, कहो यार फिलहाल एक कह दो। देखो
अब हम बात करते हैं किसकी, आठपुर अभिलेख की। आठपुर अभिलेख, या हम इसको आहड़ अभिलेख भी लिख सकते हैं। क्लियर, आठपुर या आहड़ अभिलेख। लास्ट तक फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। किसी भी शिलालेख को पढ़ो, किसी भी प्रशस्ति को पढ़ो, या किसी भी अभिलेख को पढ़ो, फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहला एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, प्राप्ति स्थान या स्थल, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, क्या लैंग्वेज है इसकी। अगला प्रश्न क्या बनेगा, समय, किस समय का है ये। अगला प्रश्न क्या बनेगा, संबंधित राजा, संबंधित राजा या शासक। और अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, जानकारी। ये लास्ट प्रश्न है, जानकारी से क्या क्या हमें मिली है, ऐसा अपन यहाँ नोट कर लेंगे। देखना भाई, प्राप्ति स्थल बताओ आप कहाँ से मिला होगा ये, आहड़ से। भाई नाम जगह अपने आप ही बता रहा है ना, वो तो आहड़ से मिला है। कहाँ से मिला है, ये आहड़ से मिला है। आहड़ कहाँ पर अपना, जयपुर में है, ठीक है जी। दूसरा, भाषा कौन सी इसकी, अच्छा जितने भी प्राचीन पत्थर हैं वो लगभग सब किसमें, संस्कृत में, ठीक है। समय बताओ क्या है, अरे 1900 नहीं, 977, ठीक है। संबंधित राजा कौन है बताओ, अल्लट नहीं है, ये गड़बड़ हो गई। संबंधित राजा है शक्ति कुमार, शक्ति कुमार, शक्ति कपूर नहीं है आहू वाला, शक्ति कुमार है। अच्छा देखो वापस चलो, इन्हीं बारीकियों को अगर आप पकड़ गए हिस्ट्री में तो मजा आ जाएगा। क्या मैंने ये लिखा है कि अल्लट के समकालीन शिलालेख, लिखा है क्या। अच्छा जानकारी, जैसे आज वर्तमान में सीएम साहब है भजन लाल जी, है ना, तो इससे पहले तो गहलोत जी थे, तो क्या कुछ कुछ जानकारियां आर्थिक समीक्षा में आती हैं, पिछली सरकार की नहीं आती हैं, अरे हाँ या ना। तो यही तो बात कह रहा हूं मैं, इसकी जानकारी मिल रही है इनसे, ना कि ये पत्थर भी इसी का है। हाँ इन दोनों में ये इसका है, ये वाला इसका नहीं है, ये अगले राजा का है। अगर इसके होते दोनों तो मैं ये लिखता इसके समकालीन शिलालेख, इसके यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के समय के। समझ में आ रही है क्या बात, आया ना, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं वापस किस पर, सारणी, इस पर आठपुर अभिलेख या आहड़ अभिलेख पर। देखो भाई क्या क्या जानकारी मिली, एक तो इसमें यह जानकारी मिली है कि अल्लट ने हुणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, किससे, हुणों से, ठीक है। और एक हुणों की राजकुमारी हरिया देवी, उससे ब्याह किया। देखो अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, विवाह, क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब एक अल्लट क्या करेगा, देखो अल्लट ब्याह कर लेगा हरिया देवी से, बड़ा बढ़िया प्रेम रहा दोनों में, तो हरिया देवी क्या एक गांव बसा रही है हर्षपुर के आहड़ के समीप। हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया। हरिया देवी ने कौन सा गांव बसा दिया, हर्षपुर नामक गांव बसा दिया। अच्छा इस शिलालेख के अकॉर्डिंग ही इससे कहीं कहीं ऐसे बोल देते हैं कि ये विवाह अंतरराष्ट्रीय विवाह था, ये वाला ऐसा बोलते हैं। ऐसा सुना था क्या आपने भी, आप नहीं बोलोगे ऐसा, आप ऐसा नहीं बोलोगे क्योंकि ऐसा है नहीं। उन यहीं पर रह रहे हैं, ये विवाह स्पेशली अपने आधुनिक नगर, अपने व्यापारिक नगर को जो डेवलप किया है इसने, आहड़ को इसने आधुनिक नगर और व्यापारिक नगर के रूप में बसाया था। अब आहड़ पर कई बार छापे मार चुके हैं कौन, हुण। हुण आहड़ में क्या कर रहे हैं, बार बार अटैक। तो किसी मंत्री ने ज्ञान दे दिया किसको, अल्लट को, कि महाराज इन अटैक को रोकने के लिए इन हुणों से ऐसा करो, या तो दोस्ती कर लो और या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो। तो अल्लट को ये बात समझ में आई, बोल कोई दिक्कत नहीं है, अपने ब्याह शादी भी वैसे ही नहीं हो रहे, तो इसने कहा बोल ठीक है ये प्रपोजल ठीक है, अपन वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, किससे, हरिया देवी से। जबकि हरिया देवी उस समय सीईटी पास नहीं थी, इसने अपनी तरफ से ब्याह किया, क्यों, ये लुटेरे हैं, लूटपाट को बचाने के लिए। आगे की बात समझ में, हाँ ब्याह कोई ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान गई थी बारात प्लेन में,
यार ये तो सीमा क्रॉस हो गई और अंतरराष्ट्रीय हो गया, अपन हुणों का नाम लिखते ही बोल देते हैं, जबकि ये वैवाहिक संबंध यही स्थापित हुआ है। क्लियर, आगे ना बात समझ में? हाँ, किसी गाइड के अकॉर्डिंग भावनाओं में मत बहना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बस ये जानकारी मिलती है किसके बारे में, अल्लट के बारे में, जबकि ये पत्थर अल्लट का नहीं है, ये पत्थर किसका है, ये शक्ति कुमार का। अगला राजा है दोस्तों कौन, शक्ति कुमार। क्लियर, आप इसको सेम नोट डाउन कर दोगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सेम नोट डाउन कर देना। इसके बाद बात करते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है आपके दिमाग में, तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हो, नंबर भी दे रखे हैं, उन नंबर पे कॉल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।